उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, दृष्टि आईएएस का यह फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें 150 क्वेश्चन है। पीसीएस 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे हिस्ट्री से है। अशोक के अभिलेख और विषय वस्तु की बात की गई है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे शिलालेख 1 में क्या है? तो शिलालेख 1 में क्या है? पशु बल की निंदा की गई है। ठीक है। शिलालेख 2 में क्या है? मनुष्यों और पशुओं का कल्याण। ठीक है। शिलालेख 3 में क्या है? क्रूरता, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने की सलाह दी गई है। ठीक है। और 12 में क्या है? धार्मिक सद्भाव और बढ़ावा। ठीक है। तो हमारा हो जाता है 3, 2, 1, 4। यहाँ पे ऑप्शन 3, 2, 1, 4 ये है। अब देखिए, अगर अशोक के शिलालेख के बारे में आपको नहीं पता है तो हमारा वीडियो मौर्य साम्राज्य पे कम से कम 12 वीडियो पड़े हैं। 10-10 मिनट के होंगे, 4-5 मिनट के होंगे। उनको जाके देखिए और पूरा आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। ऐसे ध्यान रखो, 1-2 तो ध्यान ही रखो। जैसे कि 1 में क्या है? तो क्रूरता, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने की सलाह है। और 2 में क्या है? मनुष्यों और पशुओं का कल्याण है। ठीक है। तो ऐसे, और 3 में क्या है? तो पशुबल की निंदा है। तो यहाँ पे 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे आप लोगों को। जरूरी है ये सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सातवाहन शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, नंबर 2 पे सिमुक हैं, नंबर 3 पे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हैं और यज्ञश्री सातकर्णी हैं। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले सिमुक, क्योंकि सिमुक क्या था? संस्थापक था। ठीक है, संस्थापक ही था सिमुक। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए, अब हमारे जो ऑप्शन यहाँ पे 1 और 3 ये तो कट गए पहले से, क्योंकि हमें पता है कि संस्थापक तो सिमुक ही है। तो यानी कि 2, 1 और 2, 3 ये 2 बचते हैं। अगला देखते हैं, इसके बाद में कौन है? तो उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी है। और सिमुक के बाद आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन आता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है। इनके बाद में आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी 3 नंबर पे। और लास्ट में तो 4-4 हमको करना ही नहीं था, क्योंकि 4-4 दोनों में दिया ही है, 4 पे ये आएंगे ही। तो हमारा इस तरीके से आंसर हो जाता है 2, 1, 3, 4। अब देखिए, जो सातवाहन थे इनके बारे में कुछ 2-3 फैक्ट हैं। सातवाहनों की जो राजधानी थी ये महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। किसमें? प्रतिष्ठान नाम था सातवाहन। और सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। ठीक, इतना आप लोग जानते हो। और हाँ, एक है नाना घाट अभिलेख, कई बार पूछा गया है। नाना घाट अभिलेख जो है, इसमें सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इतना सातवाहनों के बारे में। और एडिशनल कुछ इसमें ये जो जहाँ पे शासक दिए हैं ये इनके प्रमुख हैं शासक। और यहाँ पे जो सातकर्णी हैं इन्होंने नाहपान शासक कौन था? शक शासक था, इसको पराजित किया था। ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कुषाण काल के दौरान अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। देखिए, कुषाण काल में बड़ी मात्रा में स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी किए गए। इनमें ग्रीक और खरोष्ठी लिपि में किंवदंतियाँ थीं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। कुषाण काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक। अब देखो, कुषाण काल की अगर थोड़ी बहुत जानकारी हम रखें तो ये पहली से और तीसरी शताब्दी के बीच में इनका साम्राज्य विस्तार जो होता है। और इन्होंने स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और जो इनके टाइम में क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था ये भी अपने मतलब ठीक ठाक अवस्था में हो रहा था। मथुरा, पेशावर, पुरुषपुर ये इनके क्या थे? केंद्र थे। मथुरा, पेशावर कुषाणों के, और पुरुषपुर। ठीक है, ये क्या थे? ये जो नगरीय केंद्र थे। ठीक है। तो बाकी तो पता है इसका, कनिष्क था, कनिष्क के बाद हुविस्क था, है ना, कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, फिर इस तरीके से बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है। गुप्त शासक कमजोर केंद्रीय नियंत्रण और बाह्य आक्रमण के कारण साम्राज्य के विघटन को रोकने में असमर्थ रहे, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा था कि यहाँ क्या था कि कमजोर केंद्रीय नियंत्रण। ठीक है। उत्तरोत्तर जो गुप्त शासक थे वो उतना संभाल नहीं पाए थे। और इनमें फिर छोटे छोटे राज्य बहुत सारे बन गए, सामंत जो बन के उभर आए। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय सामंतों पर अत्यधिक निर्भर थी। हाँ, बाद में जो निर्भर हो गई थी। तो 4 का 1 AR दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के कालानुक्रम या अत्यंत प्राचीन काल से नवीन में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, कैलाश मंदिर है एलोरा का, और बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर का। 3 ही नहीं, एक यहाँ पे है, इस पर मिसमेंट हो गया। 3 नंबर पे है सूर्य मंदिर कोणार्क का। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। पहला जो है दशावतार मंदिर, ये 5-6 शताब्दी, 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच का है।
ठीक है। तो कौन सा होगा? गुप्त काल के टाइम का है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो कैलाश मंदिर है ये 8वीं शताब्दी का है। ये राजपूतों ने बनवाया था ना, तो 753 में तो उनकी जो स्थापना ही होती है, तो 8वीं शताब्दी का हो गया। अब सूर्य मंदिर अगर देखें, ठीक है, इसके बारे में जो कैलाश मंदिर है ये एकाश्म संरचना है, मतलब एक सिंगल पत्थर को काट के बनाई गई है, ठीक है, द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये बृहदेश्वर ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है, ठीक है, 11वीं शताब्दी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे राज चोल जो है चोल शासकों ने बनवाया है इसको तंजावुर में, ठीक है। और जो सूर्य मंदिर है ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है, और क्योंकि यहाँ पे गंग वंशी जो शासक थे नरसिंह देव ने, ठीक, नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। तो अब देख लीजिए 5 ये यानी कि 1 नंबर पे आएगा, और उसके बाद में 2 नंबर पे ये आएगा, फिर 4 ये वाला आ जाएगा 11वीं में, ये 13वीं में, तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। रचना है और इसके रचयिता हैं, तो ये तो आसानी से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। सुश्रुत संहिता तो कौन लिखेगा? सुश्रुत लिखेंगे, ठीक है। मुद्रा राक्षस कौन लिखेगा? विशाखदत्त लिखेंगे, है ना। अब सौंदरानंद कौन लिखेगा? सौंदरानंद तो अश्वघोष जी लिखेंगे। स्वप्न वासवदत्ता भास की है ये रचना, ठीक है। और यहाँ पे जो सुश्रुत हैं इनको कहा जाता है शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यानी कि 1 का 2 है और 2 का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमारा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा से दुख की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है, और अष्टांगिक मार्ग का पालन कर इसका निराकरण किया जा सकता है, बिल्कुल, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है चेतना का अंत और पूर्ण विनाश, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जन्म और पुनर्जन्म से मुक्ति। यहाँ पे जन्म पुनर्जन्म से मुक्ति की बात कहते हैं, ठीक है, मुक्ति की बात कहते हैं, न कि चेतना का पूर्ण विनाश। कहते हैं कि ये मुक्ति हो जाती है और परम सत्ता में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल कहते हैं कि पहला वाला ही सही है, ठीक। आगे बढ़ते देखो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ के ही जाना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी, ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सैन्य अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए गुजरात पहला है, ठीक है। फिर गुजरात, देखो गुजरात कब हुआ था अभी बताता हूँ, 1299 में। रणथंभौर हुआ था 1301 में, और चित्तौड़ का हुआ था 1303 में। वारंगल का हुआ था 1309 में। देखिए हमने एक ट्रिक याद की है, अगर आप लोग भाई याद कर पाओ तो यहाँ से कई बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। गुजैर, चिमासी, जादे, हंसने वाली बात नहीं है, ट्रिक अपनी अपनी होती हैं। देखो यहाँ पे क्या है, गु से गुजरात, जा से जैसलमेर, रा से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, माँ से मालवा, सी से सीवान, जा से जालौर और दे से देवगिरी। ऐसे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे संत पूछा नहीं था, लेकिन अगर हमको ये ट्रिक सिर्फ याद होती तभी हम क्वेश्चन कर लेते, है ना। तो ये 1 2 3 4 सही हो जाएगा, 99 1 3 और 9, ठीक है। तो गुजैर, यहाँ पे जा वाला छोड़ दो, जालौर वाला, फिर ची, और ये हाँ वारंगल जो है ये लास्ट में होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर लेते अगर हमको ये ट्रिक मालूम होती। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे जो वारंगल का है ये 1309 वाला, इसमें मलिक काफूर का यहाँ पे नेतृत्व था। कौन था? मलिक काफूर, जो एक ट्रांसजेंडर था, इनका सेनापति था। इसने दक्कन अभियान में काकतीय शासक थे प्रताप रुद्र थे, प्रताप जो रुद्र पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा देखिए, करते हैं भाई। उन्होंने राजस्व संग्रह में सुधार के लिए गंगा और यमुना नदियों के बीच दोआब क्षेत्र पर प्रत्यक्ष राज्य नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये सही है क्या? बिल्कुल की थी। कर की वृद्धि भी की थी, है ना। एक महत्वाकांक्षी इनकी योजना थी, लेकिन इनकी सारी योजनाएं लगभग पूर्ण नहीं हो पाई, असफल रहीं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम अकाल पड़ गया था, ठीक है। यह योजना सुनियोजित सिंचाई सुविधाओं और किसानों के लिए निर्धारित निम्न कर दरों का कारण सफल रही? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? असफल हुई थी, यानी कि केवल एक सही, पहले टिक लगा चुके हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो देखिए अमरम पद किससे संबंधित था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला धार्मिक नहीं, ये तो ब्रह्मदेव था, तो ये तो गलत हो जाएगा। नायकों को प्रदत्त सैन्य भूमि आवंटन का एक रूप, बिल्कुल सही बात है। अमरम जो होता था वो नायकों को प्रदत्त सैन्य भूमि आवंटन का एक रूप होता था, ठीक है। अमरम प्रणाली कहते थे। अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य में एक
कई प्रणाली थी, एक न्यायांकन प्रणाली थी, उसी का हिस्सा था, जो हिस्सा थी ये। तो इसमें क्या होता था, राजा के लिए सैनिकों की एक निर्धारित संख्या बनाए रखने के बदले सैनिक जो प्रमुख होते थे, ठीक, जिनको नायक कहते थे, उनको भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। ठीक है, इसलिए ये वाला सही है, बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण अल बिरूनी द्वारा भारत के बारे में नहीं किया गया है? अच्छा पढ़ो इसको। भारतीयों का विश्वास था कि उनके सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं अन्य सभी से श्रेष्ठ थीं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा नहीं किया गया है? हाँ तो बिल्कुल भाई, सब अपने अपना श्रेष्ठ मानते हैं। देखते हैं आगे। जात व्यवस्था के कारण समाज में स्थायी विभाजन और प्रतिबंध स्थापित हुए। हाँ ये तो हुई है, जात व्यवस्था तो थी ही। नंबर 3 है गणित और खगोल विज्ञान में भारतीय रुचि इस्लामी दुनिया की तुलना में बहुत कम थी। बिल्कुल गलत बात है, बहुत ज़्यादा थी, जो उल्टा यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो कहता भारत में के बारे में नहीं किया गया, तो यही वाला हमारा आंसर जो ठीक मिल गया। भारतीयों के ऐतिहासिक लेखन का अभाव था, लेकिन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में उत्कृष्ट थे। हाँ शुरुआत में ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, देखो अब क्या था, जो अल बिरूनी था यह महमूद गजनवी का समकालीन था और उन्हीं के आक्रमणों के ये दौरान भारत में आया था। इसने किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद की रचना की थी और भारतीय संस्कृति, दर्शन और सामाजिक जो संरचना थी इसके बारे में गहराई से लिखा था। तो यहाँ पे जात व्यवस्था के कारण विभाजन था, बिल्कुल था ही। लेकिन जो गणित और खगोल की प्रशंसा अल बिरूनी ने की है, वो भारत की प्रशंसा की है कि भारतीय गणित और भारतीय खगोल में बहुत आगे थे। ठीक है, उसने संस्कृत की जो रचनाएं थी उनका अनुवाद किया है और उनसे जानकारी हासिल की है। ठीक है, अच्छा उसके अनुसार भारतीयों में ऐतिहासिक लेखन की समझ का अभाव था, ये बात सही है। उस टाइम पे थोड़ा सा लेखन का तो अभाव था कि हाँ इतिहास की दृष्टि से हम लिखें ताकि हमारी बाद की पीढ़ियाँ जानेंगी। नहीं, लोग रिसर्च करते थे और उन पर पुस्तकें लिखते थे, लेकिन ये जो इतिहास लेखन की समझ का थोड़ा अभाव था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। देखिए, बुलंद दरवाज़ा बिल्कुल अकबर नहीं बनवाया। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में अकबर नहीं बनवाया। ठीक है, देखो अकबर का मतलब शासन देख लो, कब से कब तक था, 1556 से 1605। ठीक है, और इसने बहुत सारी जो है चीज़ें बनवाई। तो जो बुलंद दरवाज़ा था ये 1602 में बना था, तो किसके काल में बना होगा? इसके काल में बना होगा। ठीक है, और कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का ये जो गेट है। पंचमहल भी कहाँ है? ये पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक 5 मंजिल का जो है, पाँच मंजिल की संरचना है, जिसे अकबर ने ही बनवाया था। अच्छा, हुमायूं का जो मकबरा है, हालांकि इसका जो निर्माण कराया था हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, ठीक ठीक मतलब शुरू किया गया, लेकिन इसका जो निर्माण पूरा हुआ था वो 1564 के करीब हुआ है, 1564 के करीब। तो किसने बनवाया होगा? अकबर के टाइम में। लेकिन जो आगरा का मोती मस्जिद है ये अकबर नहीं, किसने बनवाया था? साफ साफ पता है आप लोगों को, शाहजहाँ ने बनवाया था। और ये आगरा का जो किला है उसके अंदर बनवाया था। ठीक है, और ये भी जो मोती मस्जिद है ये भी संगमरमर से बनी हुई है, तो इसको ध्यान रखना। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चौथ और सरदेशमुखी नामक एक अधिक केंद्रीकृत भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। अच्छा, शिवाजी परंपरागत जागीरदारी। अच्छा, दूसरा पढ़ लेते हैं। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मराठा राज्य एक संघात्मक ढांचे के रूप में विकसित हो चुका था, जहां क्षेत्रीय प्रमुख मराठा छत्रपति के नाम मात्र की मान्यता देते हुए स्वायत्त रूप से शासन किया करते थे। अब यहाँ पे सूक्ष्मता से देखो, यहाँ पे कह रहा है कि अधिक केंद्रीकृत, ये जो चौथ और सरदेशमुखी थे ये केंद्रीकृत शासन का हिस्सा नहीं थे। क्या था? ध्यान रखना, चौथ होता था 1/4 और सरदेशमुखी 10% होती थी। शिवाजी के केंद्रीकृत भूमि राजस्व प्रशासन का हिस्सा ये नहीं थे, बल्कि क्या थे? विजित और पड़ोसी क्षेत्रों पे ये लगाया जाता था। ठीक है, कि चौथ आप देंगे तो हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, सरदेशमुखी अगर आप मतलब दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम आपके राजा हैं, हमारे अंतर्गत आप आते हैं तो हमको देंगे ही देंगे। अगर नहीं देंगे, ठीक है, मतलब हमने तुमको जीता है तो हम तुमसे सरदेशमुखी ले लेंगे। ठीक है, ये होता था। मतलब सबसे बड़े सरदेशमुख शिवाजी अपने आप को मानते थे और थे भी उस टाइम पे। ठीक है, सरदेशमुख होता था जैसे कि छत्रपति है ना, छत्रपति राजा सम्राट, उसी का एक रूप होता था सरदेशमुखी, जो उसके अंतर्गत छोटे छोटे कई राज्य होते थे। तो ये क्वेश्चन था, तो केंद्रीकृत नहीं था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो ये ध्यान रखना क्यों गलत है। केंद्रीकृत प्रदेश नहीं था, ये क्या था? जो जीते गए प्रदेश होते थे उन पे लगाया मतलब जाता था, जहाँ पे विशेष रूप से मराठा जो नियंत्रण डायरेक्ट नहीं होता था वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अधिवेशन है और अध्यक्ष हैं। तो पहला है 1885 का अधिवेशन, तो कौन था भाई? WC बनर्जी थे, तो क्लियर है, ए में 1 हो जाएगा। उसके बाद में
87 मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल जी, पहले मुस्लिम। यहाँ पे दो, एक एक यहाँ पे दो हो जाएगा, ठीक है। 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे, हाँ बिल्कुल थे, 3 हो जाएगा तो 4 बचता है। डी में 17 कलकत्ता में एनी बेसेंट थी, बिल्कुल थी, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये वाला पहला अधिवेशन था, ये वाला दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन था बदरुद्दीन तैयब जी वाला, ठीक है। और 1906 कलकत्ता में हुआ था, और 1917 वाला कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट ने इसका। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, इनमें क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक, ध्यान रखना। अगर पूछा था पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 कौन, सरोजनी नायडू जी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सही हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी सी वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। तो यहाँ पे थे महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव, इन लोगों ने मिलकर ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख विकास कार्य हैं और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुए, ये वाला आपको देखना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि गवर्नर जनरल आपको बिल्कुल रट्टे होने चाहिए डेट सहित। आपने मॉडर्न हिस्ट्री का आधा काम तो कर लिया, ठीक है। देखिए लोअर बर्मा का विलय 1852, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, डलहौजी, तो अब यहाँ पे सन तो दे ही दिया, डलहौजी क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, बिल्कुल सही बात है। नेपाल के साथ भौगोलिक संघ लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी, यानी कि 1 2 3 4 सब सही हैं। फिर क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए। उन्होंने वर्ष 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस सुधार को न्यायोचित ठहराने के लिए वैदिक शास्त्रों का संदर्भ दिया। तो भाई बिल्कुल सही बात है, उन्होंने जोरदार समर्थन किया था, वैदिक संदर्भों का उपयोग किया था, और हिंदू विवाह पुनराधिनियम जो था 1856 उसको सफलतापूर्वक जो क्या पारित करवाया था, यानी प्रभावित किया था। दूसरा देखिए, उन्होंने हिंदू विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की नहीं, संघ इन्होंने नहीं बनाया था, संघ बनाया था विष्णु शास्त्री ने, ठीक है। विष्णु शास्त्री, राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, विष्णु शास्त्री ने, ठीक है। लगभग वही 1850 के टाइम पे बनाया था संघ ये, यानी कि 2 वाला तो गलत हो गया, 1 सही हुआ। संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उन्होंने गैर ब्राह्मणों को वहाँ अध्ययन करने की अनुमति दी, हाँ बिल्कुल, और पाठ्यक्रम में पश्चिमी विचारों को शामिल किया, हाँ बिल्कुल, यानी कि 1 और 3 सही है, यानी 1 और 3 सही है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पे समाचार पत्र हैं और उनके संपादक हैं, देखिए। तो पहला है संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी किसका है, राजा राम मोहन राय जी का है। ये 1821 में इन्होंने इसको लगभग शुरू किया था, हाँ जहाँ तक मैं, हाँ 1821 में शुरू किया था। और इसमें क्या था, सामाजिक सुधार था, विशेष रूप से सती प्रथा के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह या आधुनिक शिक्षा के पक्ष में इन्होंने अपना जो इनके दर्शन थे उस पर ये संवाद कौमुदी लेके आए थे। हिंदू पैट्रियार्क जो है ये हरिचंद मुखर्जी का है, यानी कि ये 3 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे। हिंदू पैट्रियार्क जो है ये हरिचंद मुखर्जी का है, और इन्होंने वही क्या था, विशेषकर बंगाल में नील विद्रोह के दौरान सख्त रुख जो अपनाया था उसके लिए ये इसमें लिखते थे। द इंडिपेंडेंट ये मोतीलाल नेहरू जी का है, और वही 1919 के टाइम में ये जो राष्ट्रवादी और ब्रिटिश विरोधी जो काम हो रहा था वो सब इसमें हो रहा था। द हितवाद बचते हैं तो कौन बचते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, द हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले। और 1911 में जो इन्होंने इसको स्थापित किया था हितवाद को, जनता का पत्र भी इसको कहते थे, हितवाद को जनता का पत्र भी कहते थे, तो ठीक है। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था भी बनाई थी 1905 में, उसका ये मुखपत्र था। तो कर लोगे, यानी कि सी का 4 है और डी का 2 है, यानी कि 3 1 4 2 3 1 4 2 पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए यहाँ पे कथन है और कारण है। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह को शुरू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही बात है। सामान्य सेवा भर्ती 1856 ने विदेशी सेवा को अनिवार्य करके हिंदू सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, बिल्कुल। अब ये मेन कारण वहाँ पे नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल था, दोनों सही हैं, आर ए दोनों सही हैं, और आर की व्याख्या भी करता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। अगर देखो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा कि मेरठ में कैसे शुरू हुआ 9 मई 1857 को, है ना। 19वीं नेटू इन्फेंट्री जो थी वो पश्चिम बंगाल की थी, वहाँ पे फरवरी 1857 में शुरू होता है, ठीक है। पहले तो फरवरी 1857 में कहाँ, तो ये पश्चिम बंगाल से, फिर वो 9 मई को माना जाता है, 9 मई 1857
ये कहाँ से, ये मेरठ से। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से किसने गुप्त क्रांतिकारी समाज अंजुमन ए मोहसिबन ए वतन की स्थापना की? ठीक है, कौन, जो किसने की थी? तो इसमें एक ऑप्शन रखा है आगा आगा खां। अब आप लोग मुस्लिम टाइप का देख के इसको मतलब ठीक लगा देना, ये नहीं है। कौन है इसमें? ये अजीत सिंह थे। अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के चाचा थे और प्रारंभ में प्रारंभिक क्रांतिकारी जो गतिविधियों में शामिल थे, इनको देख के ही कुछ सीखा था भगत सिंह ने। तो इन्होंने लाहौर में अंजुमन ए मोहसिबान ए वतन यानी कि सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ द नेशन, ठीक है, सोसाइटी ऑफ द लवर्स ऑफ द नेशन की स्थापना की थी, जिसे जल्द ही एक अधिक चरमपंथी स्वर मतलब क्या है, एक अधिक चरमपंथी पहचान मिली। लोगों ने इसका कहा कि बहुत चरमपंथी है, बहुत कट्टर है ना, इस तरीके से था। तो अजीत सिंह ने इसको किया था। ठीक है, इस संगठन ने भारत माता नामक एक पत्रिका भी जो प्रकाशित की थी, ये बहुत ध्यान रखना। भारत माता पत्रिका जो है इसी संगठन ने प्रकाशित की थी। ठीक है, जिसमें करों का भुगतान न करने और किसानों को जो इसका मतलब औपनिवेशिक जो शासन था उसका विरोध करने के लिए संगठित करने का आह्वान किया था। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं था? ठीक, तो देखिए क्या तक शामिल नहीं था, कहाँ के? बाल गंगाधर तिलक के। तो यहाँ पे दे रखा है क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। बॉम्बे शहर को छोड़ के, ठीक है, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जो बरार में, मध्य प्रदेश और बरार में तिलक जी का होम रूल था। बाकी में क्या था? एनी बेसेंट जी का था। ठीक है, तो बॉम्बे शहर में लेकिन नहीं था, बॉम्बे शहर को छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में नहीं हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए इसको। तो पहले तो चेम्सफोर्ड का अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप कर लोगे। तो सबसे पहले अगर टाइम पीरियड देखिए 16 से 21। ठीक है, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इनमें? क्या कह रहा है कि नहीं हुई चेम्सफोर्ड में। 16 से कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था, तो यानी कि ये तो हुआ होगा। सैडलर शिक्षा नियुक्त की आयोग की नियुक्ति हुआ था क्या इसमें? बिल्कुल हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। साइमन कमीशन का जो गठन, तो भैया ये तो क्या 27-28 में निकल जाएगा, यानी कि ये नहीं हुआ होगा। असहयोग जो आंदोलन 1920 इनके में हुआ था, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि एक ऐसा मतलब कह रहा है कि नहीं हुई थी, यानी कि केवल 3, ये वाला नहीं हुआ था। एक बार अगर देख लिया जाए कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, ठीक है, तो इनका कार्यकाल है 16 से 21। ठीक है, 1916 से 1921 की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी घटनाएं कौन हुई थी। 1916 में ही होम रूल जो था, होम रूल का गठन हुआ था 1916 में। तो ये घटना इनसे हो गई। यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 वाला, ये महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पे ठीक नरमपंथी और चरमपंथी में क्या हुआ था, फिर से मतलब सुलह समझौता हो गया था, जो 1907 में क्या हुआ था, बट गया था। सूरत विभाजन में जो बटा था वो यहाँ पे आके जो मिल गया था। और यहीं पे कांग्रेस और लीग के बीच भी समझौता हुआ था 16 में, है ना, कांग्रेस और लीग के बीच में हुआ था। तो ये वाला मोस्ट हो जाता है। और क्या क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 17 वाला। और खेड़ा भी इनके टाइम पे हुआ ना 18 में। अहमदाबाद भी इनके टाइम पे हुआ। चेम्सफोर्ड बहुत मोस्ट हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा हुई थी वो भी क्या इनके टाइम पे ही तो हुई होगी। अच्छा, भारत सरकार जो अधिनियम बना 1919 वाला, वो तो इसी का नाम है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। फिर रॉलेट एक्ट आता है। कौन आता है? रॉलेट एक्ट आता है, जिसको क्या कहते हैं, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, यानी काला कानून, है ना। इसमें जिस पे शक होती थी उसको सीधे उठाते थे, उसको कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने बारे में कुछ बोल सकें। ठीक है, तो ये कब आया था? 1919 में आया था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ था, फिर 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ये भी चेम्सफोर्ड के कारण जो टाइम पे हुआ था। ठीक, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत भी इनके टाइम पे हुआ 1919 में। सैडलर आयोग की नियुक्ति भी हुई 1917 में। ठीक है, सैडलर जो था, ठीक है, शिक्षा के लिए ये समीक्षा करने के लिए आई थी। अच्छा, बाल गंगाधर जो तिलक थे, तिलक जी की मृत्यु भी इनके टाइम पे हुई थी। तिलक जी की जो मृत्यु थी 1920 में, 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त को। टाइम में जो कभी डेट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो मुझे याद आ रही थी वो इनके टाइम पे हुई थी, इतनी सारी। तो ये मोस्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर गवर्नर जनरल का आपको कार्यकाल याद हो गया तो बहुत कुछ आप कर लेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आइए करते हैं। तो पहला है एक्सला
चैपल की संधि, मद्रास की संधि और यांडबू की संधि। ठीक है, अब इसका परिपेक्ष तो आप समझ गए होंगे। ठीक, एकला चैपल की संधि कब हुई थी? 1748 में हुई थी। 1748 में ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन था। क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसका समापन था जो यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था मात्र, और कुछ नहीं था। यानी कि 1748 में हुआ था। इसके बाद में मद्रास की संधि की बात करते हैं तो 1769 में हुआ था। ये क्या था? ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है, कन्फ्यूज मत होना। आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ब्रिटिश के मध्य में हुआ था। तो ये 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। वहाँ पे 3 संधि होती हैं, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ध्यान रखना। बाद में देखते हैं। अब अच्छा, यांडबू की संधि ये 1826 में हुई थी। ये क्या था? ये प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध था। ठीक है, इसके तहत जो हुआ था। तो देखिए 1748, 1769, 1826, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3, एक से हमें 4 हैं, चौथी कौन है? अच्छा, एक यहाँ पे पेरिस संधि है, ये कुछ इधर मिसप्रिंट हो जाता है। पेरिस की संधि कब हुई थी? देखो ये 1763 में हुई थी। कब हुई थी? 1763 में। इसमें क्या था? ये तीसरे कर्नाटक युद्ध को जो समाप्त जो हो रहा था, ये 1763 में हुई थी। मतलब 1708 पहले ही 2 वाली आएगी, यानी कि ये तो ऑप्शन पहले कैंसिल हो गए। और 2 के बाद फिर कौन? 1, तो 2 के बाद 1, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। सही है ना? 1748 नहीं, सॉरी 1748 पहले आएगा। सॉरी, गलती हो गई भाई। 1748 यानी कि 1 नंबर पहले आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, यानी कि ये वाला सही होगा। 1 2 3 4। समझ में आ गया? बढ़ जाते हैं आगे। भारत में लैटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। कह रहा है कि यह लोहे और एल्युमिनियम यौगिक में समृद्ध है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है। हाँ बिल्कुल भाई, जो लैटराइट मृदा है यह लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। यह अत्यधिक उपजाऊ है और गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। नहीं, अत्यधिक उपजाऊ तो नहीं कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये कण होते हैं इसमें। यह आमतौर पर उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि 1 और 3 सही है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो लैटराइट मृदा है ये जैसे कि कर्नाटक वाला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, एमपी का कुछ भाग है, झारखंड है, उड़ीसा है, इनमें पाई जाती है। ये क्या होता है कि यहाँ पे बारिश होने के कारण इसमें क्या होता है? निछालित होती रहे, तीव्र जो निछालन होता है, ठीक, जिससे क्या होता है? पोषक तत्वों की हानि होती है। और कभी 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 ये बंजर भी हो जाती है जो इसी क्रम में। तो ये अधिक उपजाऊ तो नहीं होता, यानी कि ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। बाकी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण लाल और भूरे रंग के इसमें कण होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। ह्यूमस की कमी होती है, जब उसको बार बार टूट ही रहे तो ह्यूमस कहाँ से आएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ जाते हैं। देखते हैं 27वें क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वनों को प्रायः कृषि एवं चराई के लिए साफ किया जाता है। ठीक है, शुष्क पर्णपाती जो वन हैं उनको प्रायः कृषि और चराई के लिए बिल्कुल साफ किया जाता है। ये वन 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका कैनोपी कवर वर्ष भर घना रहता है? जी नहीं। ठीक है, शुष्क पर्णपाती जो वन होती हैं इनकी जो वर्षा सीमा होती है ये 100 से 70 के बीच में ही होती है। ठीक है, इसके जो अलावा क्या होता है, इन जो वनों में वर्ष भर घने कैनोपी कवर नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वृक्ष जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में अपनी सारी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या होता है? आर तो गलत है, ए सही है। तो ए सही है, आर गलत है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? इसमें आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमें कुछ नदियां हैं और कह रहा कि सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिए यहाँ से देख लो भैया, ये गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा, भीमा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार, चित्रावती। तो आपको पता है तुंगभद्रा किसकी है? साफ साफ पकड़ लिए होंगे ना। तुंगभद्रा किसकी है? कावेरी की तो नहीं है, तो किसकी है? कमेंट करके बताइए आप, बहुत सरल है, कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। बाकी गोदावरी के देखो तो मंजीरा होती है, और गोदावरी कौन कौन सी होती हैं? पेनगंगा, ये गोदावरी की हैं। कृष्णा की भीमा, मूसी, है ना, तो ये सब हो जाएंगी। और कावेरी की तो काबिनी, हेमावती, भवानी, अमरावती, ये क्या होती हैं? ये सब गोदावरी सॉरी इसकी कावेरी की हो जाती हैं। और चित्रावती ये पेन्नार की है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन मिल जाता है। तुंगभद्रा आप लोगों को कमेंट करना है, देखते हैं कौन करता है। भारत के मानक मध्याह्न रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई। यहाँ पे कथन है 82 पूर्व देशांतर को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। इस देशांतर रेखा को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भारत के भौगोलिक केंद्र से होकर गुजरती है। नहीं, भारत का परिप्रेक्ष्य नहीं लिया गया है। ठीक, बिल्कुल गलत बात है।
ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे केवल एक सही हो जाता है। देखिए, भारत का मानक मध्याह्न इसलिए चुना गया, सॉरी इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि यह देश के भौगोलिक केंद्र से गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राज्य है, पर्वतीय दर्रे हैं, कह रहा कि कहाँ है, कूट में मिलाना है। अरुणाचल सेला, हिमाचल प्रदेश रोहतांग, लद्दाख खारदुंगला, सिक्किम नाथुला। तो इसमें सबसे पहले अगर पकड़ में आ रहा है बिल्कुल साफ साफ तो सिक्किम नाथुला आ रहा है, यानी डी का 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया भैया, डी का 4 तो एक ही जगह है, मार दीजिए हाथ। और अगर नाथुला भी नहीं पता तो फिर गलत बात है। ठीक, बाकी अरुणाचल प्रदेश में सेला है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोहतांग है, और लद्दाख में क्या है, खारदुंगला है। ये सब क्रम से थे, लेकिन सबसे सरल यहाँ पे सिक्किम हम लोग कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई छोटी छोटी परेशान पूछा जा चुका तो ये याद होगा। यहाँ पे डी का 4 हमको यहीं से ऑप्शन हमारा आंसर मिल जाता था। ठीक है, बढ़ जाते हैं और हाँ बढ़ जाते हैं आगे 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत में शीत ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई, कोरोमंडल तट को शीत ऋतु के दौरान, पहली बात देखो, तट अगर नहीं पता तो जान लो, ये होता है यहाँ तक कोंकण गोवा तक, फिर कन्नड़, ठीक, फिर ये मालाबार, और फिर ये क्या होता है, ये कोरोमंडल होता है। ठीक है, तो कह रहा कि कोरोमंडल तट को शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी सी नंबर हमारा सही हो जाता है। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, बिल्कुल करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती हैं? तो जारवा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ओंगे भी पाई जाती है, सोमपेन भी पाई जाती है, गरासिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, गरासिया नहीं पाई जाती है। गरासिया कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान वाले क्षेत्र में गरासिया पाई जाती है, राजस्थान है, और गुजरात वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं? देखिए, सुबनसिरी है, मानस है, कोपिली है, धनसिरी है। तो जो ब्रह्मपुत्र है, कह रहा कि कौन सी नदियाँ जो है दाहिनी ओर से मिलती हैं? तो ये सुबनसिरी और मानस ये दाहिनी ओर से मिलती हैं। ठीक है, सुबनसिरी और मानस क्या हैं? ये नदियाँ दाहिनी ओर से मिलती हैं। ऐसे बहती नदी है, ऐसे तो ये वाला दायां हो गया, ये वाला बायां हो गया। तो सुबनसिरी इधर है, मानस इसी है, बाकी दिहांग है और धनसिरी है, कोपिली, ये सब बाएं तरफ से हैं, ध्यान रखना है। यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैल्डेरा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यानी काल्डेरा यहाँ पे बात कर रहा है। काल्डेरा क्या होता है? जब कोई, देखिए, ज्वालामुखी जब कोई होती है, ज्वालामुखी जैसे ये फट गई तो ये जो ऊपर का मुहाना होता है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, खाली हो जाता है। तो इसको कटोरे जैसे जो होती है संरचना, उसको काल्डेरा कह देते हैं। ठीक है, देखिए काल्डेरा के बारे में क्या सही है भाई। एक छोटा कटोरे के आकार का गड्ढा जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सामग्री के विस्फोट निष्कासन से बनता है। कह रहा कि सर्वोत्तम वर्षा करता है। ठीक है, देखिए और पढ़ लीजिए। यह एक बड़ा घाटीनुमा अवनत क्षेत्र जो किसी विशाल विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के खाली हो चुके मैग्मा कच्छ में धंस जाने से बनता है। तो ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं, समझिए आप अगर समझ सकें। एक होता है ज्वालामुखी क्रेटर, एक क्या होता है, एक होता है क्रेटर। तो क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित एक कटोरे के आकार का अवनत क्षेत्र होता है क्रेटर, मतलब ये कहिए कि एक गड्ढा बन जाता है, इसे कहते हैं क्रेटर। अब काल्डेरा क्या होता है? काल्डेरा एक विशाल घाटीनुमा अवतनत जो है, जो अवनत क्षेत्र होता है, जो तब बनता है जब एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होता है और मैग्मा कच्छ लगभग खाली हो चुका होता है। मतलब अगर ऐसे यहाँ पे है तो ये सब पूरा कच्छ क्या होता है, ये खाली हो चुका होता है। ठीक है, खाली हो जाता है। इस खाली कच्छ के ऊपर की जो भूमि होती है वो धंस जाती है। जब ये खाली हो गया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो भैया देखिए क्या होता है कि ऐसे ये जो ये शंकु था, ये धंस गया, ऐसे धंस गया तो एक बड़ा हिस्सा नहीं बन गया है ना, इसको कहते हैं काल्डेरा। तो ध्यान रखना, क्रेटर और काल्डेरा में यही अंतर होता है। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। बांध हैं और नदियाँ हैं, पंचेत बांध, गांधी सागर बांध, बाण सागर बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो वैसे सब कर लेंगे क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग। तो पंचेत बांध किस नदी पे है? तो पंचेत कहाँ है भैया? दामोदर नदी पे है, यानी कि 2 नंबर हो गया। गांधी सागर बांध कहाँ है? तो ये चंबल पे है। गांधी सागर कहाँ है? चंबल पे है, यानी कि 3 नंबर हो गया। बाण सागर बांध कहाँ है? तो बाण सागर तो सोन नदी पे है, 4 नंबर हो गया। और नागार्जुन किसके होता है? तो कृष्णा पे है,
तो इस ये हो गया आपका 1 नंबर, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये वाला हो जाता है। ठीक है, अगर इनके आप लोगों को पता है लोकेशन, तो पंचेत बांध कहाँ है? पंचेत बांध है झारखंड में। पंचेत गांधी सागर बांध कहाँ है? ये एमपी में है। गांधी सागर कहाँ है? एमपी में है। बाण सागर कहाँ है? ये भी क्या है? एमपी में है। और नागार्जुन सागर कहाँ है? ये तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित में से किस देश की चाय उत्पादन की मात्रा घटते क्रम में सही श्रृंखला है? घटते क्रम में पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चीन में चाय होती है। चीन वाला ऑप्शन 2 है। ठीक है, चीन के बाद भारत सही है, दक्षिण अफ्रीका नहीं। देखिए ये कुछ, ये हमें गलत सही, ये गलत जो लग रहे हैं, देखो ऐसे ध्यान रखो। चीन के बाद में भारत, उसके बाद में केन्या, उसके बाद में श्रीलंका, ये 4 मुख्य रूप से हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई आपसे मेल नहीं खा रहे थे। भारत में कपास की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? कपास के इष्टतम विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, जब पाला ना पड़े। दक्कन पठार की काली मृदा की कृषि के लिए आदर्श है, मतलब कपास की खेती के लिए आदर्श है। हाँ बिल्कुल सही बात है। नरमा से तात्पर्य उत्तर पश्चिम भारत में उगाई जाने वाली लॉन्ग स्टेपल वाली अमेरिकी कपास से है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये 1 2 3 सब सही हैं। अनुसंधान संस्थान है और स्थान है राष्ट्रीय चावल कहाँ पे है? तो सबको पता है कहाँ है भैया, कटक में है, यानी कि यहाँ पे 4 नंबर हो गया। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, यानी 1 नंबर हो गया। आलू वाला कहाँ है? तो ये शिमला में है, 3 नंबर हो गया। तंबाकू वाला कहाँ है भैया? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, यानी कि ये 2 नंबर हो गया। 4 1 3 2, 4 1 3 2 यहाँ पे मिल जाता है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है? देखिए, ब्राज़ील ठीक है, इंडोनेशिया ठीक है, नाइजीरिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, गिनी से भी नहीं गुजरती है, केन्या ये भी सही है। मतलब 1 2 5, 1 2 5। देखिए इसके देश देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। इक्वाडोर सबसे पहले क्या होता है? इक्वाडोर, ये इसका नाम भी इसीलिए पड़ता है, इक्वेटर का ये डोर है, इसलिए इक्वाडोर है। यहीं से शुरू होती है ना, इक्वाडोर से, इधर यहाँ से प्रशांत महासागर से। ठीक है, इसके बाद में पड़ती है कोलंबिया। हो सकता है क्रम हमसे थोड़ा गलत हो जाए, लेकिन देश यही है। कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। फिर साओ टोमे प्रिंसिप अटलांटिक में जो हैं, प्रिंसिप, साओ टोमे प्रिंसिप, ये द्वीप हैं छोटे छोटे। फिर गैबन अफ्रीका का, गैबन। फिर कांगो है ना, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, यानी कि 2 कांगो 2 हैं, गणराज्य और लोकतांत्रिक दोनों। फिर युगांडा, ऐसे ही क्रम है यहाँ तक मुझे याद है। फिर केन्या, केन्या के बाद क्या होता है? सोमालिया, ठीक है। और सोमालिया के बाद में मालदीव, मालदीव से फिर गुजरती मालदीव है, और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, तो ये गिरा, तो यहाँ पे एक ये गिनी और नाइजीरिया नहीं आया, मतलब 1 2 5 ही सही हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी सामान्यतः सूर्य के सबसे निकट उपसौर होती है? तो कब होती है? 4 जून को होती है। और सबसे दूर कब होती है? 3 जुलाई को होती है, वो अपसौर होता है, अपसौर होता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। 3 जनवरी से 3 या 4 जनवरी होता है, ये उपसौर होता है। उपसौर का मतलब समीप आता है 4 जुलाई को। अच्छा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 147 मिलियन किलोमीटर और 152। तो 147 पे जो होता है तो उपसौर होता है, और 152 पे जो होता है तो अपसौर होता है। बस आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोजावे रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो मोजावे कहाँ है? यूएसए में है, पता होगा आप लोगों को। मोजावे कहाँ है? यूएसए में है। देखिए यहाँ पे क्या करना है भैया, सम्मिलित करना है। ये सूची है, सूची सेकंड है। ठीक, देखिए ये क्या है? ये कुछ पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इनका कहाँ क्या नाम है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो मार्क्विस है, मार्क्विस फ्रांस में कहा जाता है। लानोस जो हैं, लानोस सबको पता होगा कहाँ? वेनेजुएला में है। क्वांगन जो हैं, क्वांगन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पैंटानल कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिला लेंगे हम लोग, यानी कि 1 2 1 2 1 में है, तो यही बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध तो आप समझते ही होंगे कि जैसे ये देश है, इसके आसपास समुद्र की सीमा नहीं लग रही है, सब क्या हैं? देश हैं जो कि भूमि से ये घिरा हुआ है, इसको कहते हैं स्थलरुद्ध। ठीक है, जैसे अपना नेपाल जो है, तो नेपाल की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए वो स्थलरुद्ध है। कह रहा है कि कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? लाओस, पराग्वे और बोलिविया, लाइबेरिया। तो यहाँ पे लाइबेरिया जो है
ये स्थलुद्ध देश नहीं है, जबकि लाओस है, ठीक है, या ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश है जो कि स्थलुद्ध है। ये जब ऐसे म्यांमार के नीचे आएंगे तो वहाँ पे लाओस है लंबा लंबा। पराग्वे और बोलिविया ये दक्षिण जो अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। जबकि लाइबेरिया जो है ये अटलांटिक महासागर के जो किनारे है, ऐसे यहाँ पे पड़ता है लाइबेरिया, तो ये जो है स्थलुद्ध नहीं है, बाकी हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल्सबर्ग रिज निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो ये कहाँ है? कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ है? ये हिंद महासागर में है, तो हिंद महासागर देखिए ऑप्शन में है, नहीं अरब है, तो हाँ अरब उसका पार्ट है, इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन से सही हैं, देखिए कौन से सही हैं। डार्डेनल्स जलडमरूमध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, गलत। बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, ये भी गलत, यानी कि ना ही एक ना ही दो, ठीक है। जो डार्डेनल है ये मरमरा को एजियन से जोड़ती है, किससे? एजियन से जोड़ती है, ठीक है। और जो बाब अल मंडेब है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, या कहेंगी अरब सागर से लाल सागर को, लाल सागर अदन की खाड़ी अरब सागर, है ना। तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मिस्टर फ्रांस में है, लेवेस मिस्र में नहीं है। लेवेस कहाँ है? लेवेस भैया स्पेन में, ठीक है। बोरा क्रोएशिया में है, बिल्कुल है। बुरान रूस में है, तो बिल्कुल मध्य एशिया और रूस में है। और बहुत सारी हैं, जैसे हरमट्टन है, तो हरमट्टन कहाँ है? हरमट्टन ये पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। जैसे कि चिनूक है, तो चिनूक कहाँ है? चिनूक अमेरिका में पाई जाती है। जो रॉकी पर्वत है इसके पूरी ढलान पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट थी, इनको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कोयला, लिग्नाइट और राज्य, सिंगरेनी, उमरिया, नेवेली और तालचर। तो आपको जो सबसे आसान लगे, जो याद होगा वो देखिए। तालचर उड़ीसा में है क्या? तालचर उड़ीसा में है, तो बिल्कुल सही बात है। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो डी का 4 देखिए, डी का 4 2 है, यानी कि 2 तो कैंसिल हो गए और 2 मिल गए हमको। और अब आपको कौन सा याद है वो देखिए। उमरिया आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में है उमरिया, तो बी का 3। अब देखिए बी का 3, यहाँ तो बी का 3 है नहीं, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये भी, यानी कि हाँ यही बचता है। अब देख लो, सिंगरेनी तेलंगाना में है, ठीक है। नेवेली बचा कहाँ? तमिलनाडु में है, बस हो गया ऑप्शन। कभी कभी 2 ही करके हो जाता है। देखिए बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है, इसको भी देखिए। बुसान दक्षिण कोरिया, बिल्कुल। ट्रेन टू बुसान एक मूवी देखी होगी, साउथ कोरिया ही जाती है बुसान, दक्षिण कोरिया। एंटवर्प नीदरलैंड नहीं है, कहाँ है ये बेल्जियम का है, बेल्जियम। तो यही हमारा आंसर हो गया। जेबेल अली संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल सही है। वालपाराइसो ये चिली में है, ये भी सही है। वालपाराइसो इसको कहते हैं कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? देखिए भैया कौन सही है। 1869 में खोली गई सुएज नहर का स्वामित्व तो मिस्र सरकार के पास है, तो बिल्कुल सही बात है, मिस्र के पास है ये। हुमद सागर में पोर्ट सईद को लाल सागर में पोर्ट सुएज से जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों सही हैं। तो अभी तो 50 क्वेश्चन ही रख रहे हैं, इसके बाद में अगले वीडियो में थोड़े से बढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू।